अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली लॉज इन पाकिस्तान 1964 से रिलेटेड। इसके बेसिकली टोटल 26 सेक्शन है, लेकिन हम सेक्शन 1 से लेकर 12A तक इसके अंदर पढ़ेंगे कि बेसिकली फैमिली कोर्ट्स जो हैं वो हमारी किस तरह काम करती हैं, कैसे कोई प्लेंटिफ दावा दायर करेगा, कैसे कौन कौन से शेड्यूल के अंदर केसेस हैं जो फैमिली लॉज इन पाकिस्तान 1964 के तहत फ़ाइल किए जाएंगे। तो हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। जिसको सबसे पहली चीज़ जो कि कोई भी एक्ट है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट से उसकी शुरू होगा, जिसके अंदर सबसे पहले वो ये कहता है कि ये फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है, जिसका इतलाक़ पूरे पाकिस्तान पे होता है। ये इट शैल केम इनटू फोर्स इन सच एरिया और एरियाज़ ऑन सच डेट और डेट्स एज गवर्नमेंट बे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। ये उन एरिया या उन इलाकों में उस डेट को नाफिज होगा जब गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर देगी अपने बिहाफ पे उसको, तो ये वहाँ पे लागू हो जाएगा। कहता है दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई टू एनी सूट और एनी एप्लीकेशन अंडर द गार्डियन एंड बार्ड एक्ट 1890 विच इज़ पेंडिंग फॉर ट्रायल इन एनी कोर्ट। कहता है ये जो एक्ट है ये गार्डियन एंड बार्ड एक्ट 1890 पे अप्लाई नहीं होगा अगर किसी भी केस का कोई ट्रायल अगर पेंडिंग है किसी अदालत में। बेसिकली ये फैमिली लॉ है, इसके शेड्यूल के अंदर जो जो बता दिए गए हैं कौन कौन से केसेस हैं वो हम सेक्शन 5 में जाके पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ ताकि हम इसको जल्द से जल्द कवर करें। तो चलते हैं अपनी सेकंड स्लाइड की तरफ, जिसके अंदर है डेफिनेशन। डेफिनेशन में जो सबसे पहली है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल, यानी कि सालसी काउंसिल जो है वो क्या करेगी, वो उसके अंदर एक चेयरमैन होगा। शैल हैव अ मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू द मीन फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961, जिसका मकसद ये है उसको असाइन कर दिया गया है 1961 फैमिली लॉ के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, चेयरमैन होगा जिसका सबसे आला और बड़ा ओहदा होगा, जो क्या देखेगा, एक आर्बिट्रेशन काउंसिल को देखेगा। फैमिली कोर्ट से मुराद कोई भी अदालत है जो इस एक्ट के तहत कायम की गई है। गवर्नमेंट से मुराद क्या है, सूबाई हुकूमत। पार्टी शैल इंक्लूड एनी पर्सन एज सच इज कंसीडर्ड नेसेसरी फॉर प्रॉपर डिसीजन ऑफ द डिस्प्यूट एंड वॉर्म द फैमिली कोर्ट एज अ पार्टी टू सच डिस्प्यूट। कहता है इसके अंदर शामिल है कोई भी ऐसा फ़र्द या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ज़रूरी है किस लिए, प्रॉपर डिसीजन के लिए। कौन सा प्रॉपर डिसीजन, उस तनाज़े का जो कि फैमिली कोर्ट के अंदर चल रहा है। प्रिस्क्राइब मीन से मुराद वो तमाम तर असूल जो इस एक्ट में बता दिए गए हैं। वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दिस एक्ट बट नॉट हेयर इन डिफाइन शैल हैव अ मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड देम इन अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कहता है वो वर्ड वो एक्सप्रेशन जो इस एक्ट के अंदर बताए गए हैं या इस्तेमाल किए गए हैं बट नॉट हेयर इन डिफाइन, अगर वो डिफाइन नहीं भी किए गए हैं, शैल हैव अ मीनिंग उनका मकसद जो है वो क्या, कहाँ से लिया जाएगा, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से लिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर समन करना है तो वो ऑर्डर 5 के तहत किया जाएगा उसके अंदर। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि अगर हमने समन करना है तो समन के क्या तरीक़ाकार होगा, तो जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर समन का तरीका है वही तरीका इसके अंदर भी होगा। अच्छा जी, अंडर सेक्शन 3 के तहत एस्टेब्लिशमेंट होंगी किसकी, फैमिली कोर्ट्स की। गवर्नमेंट क्या करेगी, शैल एस्टेब्लिश 1 और मोर फैमिली कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर सूबे के अंदर एक या एक से ज़ायद फैमिली अदालत कायम की जाएगी, जिसके अंदर कम से कम एक ज़िले में एक जज होगा जिसको प्रिजाइड करेगी कोई वुमेन जज टू बी अपॉइंटेड ओवर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, जिसको 6 मंथ के पीरियड के अंदर वो क्या करेंगी, प्रिजाइड करेगी एक वुमेन जज। फेडरल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे उस पीरियड को कि जी इन जज साहब को 6 माह से मज़ीद एक्सटेंड कर दें या इधर से इधर कर दें। तो ये क्या करेगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट। कौन एक्सटेंड करेगा, फेडरल गवर्नमेंट करेगी। क्या कह रहा है आगे, वुमेन जज में बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस। कहते हैं खातून जज जो हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा एक या एक से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट में फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केसेस, ताकि वो जल्द से जल्द केसों को ख़त्म करें। गवर्नमेंट शैल इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट में अपॉइंट एज मैनी वुमेन जजेस। क्या कहता है कि गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ क्या करेंगी, वुमेन जजेस को अपॉइंट करेंगी। कहता है सेक्शन 4 क्वालिफिकेशन ऑफ अ जज के क्वालिफिकेशन क्या होगी उस जज की। कहता है नो पर्सन, किसी भी आदमी को शैल बी अपॉइंटेड एज अ जज, अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज अ फैमिली जज अनलेस, तब तक ही इज़ और हैज़ बीन इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल जज। जब तक उसकी क्वालिफिकेशन ना हो डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और अ सिविल जज। अगर कोई सिविल जज है तो उसको पावर दे दी जा सकती है फैमिली कोर्ट की। अंडर सेक्शन 5 फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का
जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड है कि इनका दायरा इख्तियार या इख्तियार समात क्या होगा। कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द फैमिली लॉ, जो कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था, ऑफ द फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 एंड द कॉन्सिलिएशन कोड ऑर्डिनेंस 1961, द फैमिली कोड शैल हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। कहता है कि फैमिली कोड की प्रोविजन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, कहता है फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की प्रोविजन 1961 को देखते हुए और कॉन्सिलिएशन कोड ऑर्डिनेंस 1961 को मद्देनजर रखते हुए द फैमिली कोड क्या है, उसके पास एक्सक्लूसिव दायरा इख्तियार है क्या करने का, टू एंटरटेन, वो देख सकती है, सुन सकती है और एडजुडिकेट कर सकती है किन मैटर्स को जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल के अंदर। ये शेड्यूल इस एक्ट के एंड में दिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने बेसिकली इसको कवर करने के लिए पहले ही बता दिया ताकि हम इसको बेहतर तरीके से कवर कर सकें कि क्या दायरा इख्तियार है फैमिली कोड का, वो कौन कौन से मामला देख सकती है। वो तनसीख निकाह, उसके बाद हक महर, मेंटेनेंस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजूगल राइट्स जिसको हम हुकूक ज़नाशोई कहते हैं, कस्टडी ऑफ गार्डियन, जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज को उर्दू में कहते हैं तकजीब निकाह, और डावरी और समान जहेज से मुतल्लिक ये तमाम तर 7 चीज़ें हैं जिसका दायरा इख्तियार किसके पास है, फैमिली कोड 1961 के तहत ये इख्तियार फैमिली लॉ ने फैमिली कोर्ट को दे दिया है कि वो क्या करेंगी कि वो इन 7 मैटर्स के ऊपर ही वो केसेस को सुन सकती हैं और डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं। अच्छा जी, प्लेस ऑफ सिटिंग क्या होगी अंडर सेक्शन 6 ऑफ द फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। कहता है फैमिली कोर्ट शेल होल्ड सिटिंग एज सच प्लेस और प्लेसेस विद इन द डिस्ट्रिक्ट और एरिया फॉर विच it is established as may be specified by the district judge। कहता है फैमिली कोर्ट उस जगह पर अपनी सिटिंग रखेगी उस इलाके में या उस ज़िले में जहाँ पर which it is established as may be specified by the district judge। या तो वो जहाँ पर कायम है या फिर डिस्ट्रिक्ट जज जहाँ पर उनको स्पेसिफाई करेंगे वो मैडम या वो जज जिनके पास फैमिली कोर्ट की पावर है वो वहाँ पर सिटिंग करेंगी। ठीक है, जहाँ पर फैमिली अदालतें कायम है। इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, दावे का आगाज़ कहाँ से होगा फैमिली कोर्ट में। अगर कोई दावा दायर किया जाएगा तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, प्लेंट होगी, उसके अंदर कुछ मटेरियल फैक्ट्स होंगे जो भी आप अलेज कर रहे होंगे, ब्रीफ समरी होगी उस फैक्ट से रिलेटेड कि जिसमान जहेज़ है नहीं दिया गया, कितना है कितना नहीं है, ठीक है कि नहीं, खुला का दावा है तो कब शादी हुई, कहाँ से मसला कॉर्डियल हुआ, वो आप एक्सप्लेन करेंगे। अगर तो आपने अपना ये तमाम तर मसला ब्रीफ कर दिया है, समरी ऑफ द फैक्ट्स आपने बता दिए हैं, तो फिर आप एक काम और भी करेंगे कि आप उसके साथ नंबर ऑफ विटनेसेस को भी साथ एक अपने लिखेंगे कि जी मैं कौन कौन से नंबर ऑफ विटनेसेस जो हैं एट द टाइम ऑफ एविडेंस मैं कोर्ट में प्रेजेंट करूंगा, उनके एड्रेस को मेंशन करेंगे और उनसे मुतल्लिक ब्रीफ समरी देंगे। प्रोवाइडेड दैट, मज़ीद बताया गया है कि पार्टीज़ में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कॉल any witness at any later stage if the court considers such evidence expedient in the interest of justice। कहता है कि पार्टीज़ क्या कर सकती हैं, अदालत की परमिशन के साथ किसी भी विटनेस को किसी भी लेटर स्टेज पर कॉल कर सकती हैं अगर अदालत को लगे कि उसकी जो शहादत है वो ज़रूरी है इस केस में। अगर प्लेंटिफ किसी डॉक्यूमेंट पर रिलाई करता है तो वो उसको अदालत में पेश करेगा, उस डॉक्यूमेंट को डिलीवर करेगा, कॉपी जो होगी उसकी प्लेंट के साथ लगा के। अगर उसकी कब्ज़ा में वो पोजेशन या वो डॉक्यूमेंट जो वो जिस पे वो अलेज करना चाह रहा है वो उसकी कब्ज़ा में नहीं है तो वो क्या करेगा, उसको एविडेंस में क्लेम करेगा, उसका सपोर्ट ऑफिस क्लेम करेगा। ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट, वो उस डॉक्यूमेंट को एंटर करेगा इन अ लिस्ट, वो एक लिस्ट में उस चीज़ को एंटर करेगा जो उसके कब्ज़ा में नहीं है, टू बी अपेंडेड टू द प्लेंट, किसके साथ, प्लेंट के साथ। कहता है द प्लेंटिफ शैल अकम्पनाइड एज मैनी डुप्लीकेट कापीज देयर ऑफ एंड द लिस्ट डॉक्यूमेंट एज देयर आर डिफेंडेंट इन अ सूट फॉर द पर्पज ऑफ समन एंड नोटिस। कहता है प्लेंटिफ क्या करेगा, जब भी दावा दायर करेगा तो अगर उसके अंदर एक डिफेंडेंट है या 2 डिफेंडेंट है तो जो भी उसने अपनी प्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, नेक्स्ट किए हैं, वो तमाम तर डॉक्यूमेंट सर्विस ऑफ समन के टाइम पर भी उस डिफेंडेंट को दावा और वो तमाम तर कॉपियाँ क्या करेगा, भेजेगा बजरिया डाक। आ गया जी अंडर सेक्शन 8 इंटीमेशन टू डिफेंडेंट। कहता है जी वेयर अ प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू अ फैमिली कोर्ट इफ़ अ डेट नॉट मोर देन डेज फॉर अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। कहता है जी कि जब भी जो प्लेंट है वो फैमिली कोर्ट में दायर की जाएगी और उसकी जो डेट होगी वो तकरीबन 1 माह से ज़्यादा ना होगी। ठीक है,
फिर उसमें क्या किया जाएगा, शैल इशू समन टू द डिफेंडेंट, फिर उसमें डिफेंडेंट को समन किया जाएगा। समन जो होगा वो 3 दिनों के अंदर जो है वो डिफेंडेंट को किया जाएगा। किस तरह, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट टुगेदर विद द कॉपीज ऑफ द प्लेन एंड नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि मैंने पहले बताया कि समन जब भी भेजा जाएगा डिफेंडेंट को तो कॉपीज़, और कॉपीज़ के साथ कॉपीज़ किसकी, उस प्लेन की और वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स की जिस पे आप अलेज कर रहे हैं, वो तमाम तर कॉपीज़ उसको रजिस्टर्ड एडी पोस्ट के साथ भेजेंगे। अंडर सेक्शन 9 है जी रिटन स्टेटमेंट। ले जी अब डिफेंडेंट आ गया तो फिर क्या होगा, द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट शैल अपीयर बिफोर द फैमिली कोर्ट, वो दोनों फैमिली कोर्ट में पेश होंगे और डिफेंडेंट वहाँ पे फाइल करेगा अपना रिटन स्टेटमेंट, और उसके साथ वो तमाम तर लिस्ट विटनेस और क्या करेगा, सॉरी, along with the precise of the evidence that each witness is expected to give। वो क्या करेगा, अपने जवाब दावे के साथ एक लिस्ट लगाएगा विटनेस की और उन सब के बयान लगाएगा जो वो इन फ्यूचर देना चाहते हैं। इफ़ डिफेंडेंट रिलाइज अपॉन एनी डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई डिफेंडेंट किसी डॉक्यूमेंट पर रिलाई कर रहा है और एविडेंस के टाइम पे पेश करना चाह रहा है तो उसको अदालत में पेश कर सकता है। इफ़ डॉक्यूमेंट अगर उसके पोजेशन में ना है तो डिफेंडेंट क्या करेगा, ही शैल एंटर डॉक्यूमेंट्स इन अ लिस्ट, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लिस्ट लगाएगा जी कि ये चीज़ें मेरे कब्ज़ा में ना है और ये चीज़ें वो जो भी अलेज कर रहे होंगे अपने दावे में अपने जवाब के मुताबिक उसको साथ लगाएगा। कॉपीज़ जो होंगी रिटन स्टेटमेंट की, लिस्ट ऑफ विटनेस की और प्रिसाइज एविडेंस जो होगी, शैल गिव टू द प्लेंटिफ एडवोकेट्स और हिज एजेंट प्रेजेंट इन अ कोर्ट, तो ये तमाम तर जो चीज़ें होंगी ये प्लेंटिफ के एडवोकेट को अदालत में दे दी जाएंगी। इफ़ द डिफेंडेंट फेल्स टू अपीयर ऑन अ डेट फिक्स बाय द फैमिली कोर्ट फॉर हिज अपीयरेंस, देन अगर तो डिफेंडेंट को अदालत ने डेट फिक्स पर फैमिली कोर्ट ने बुलाया है और अगर वो नहीं आता और ये बात साबित हो जाए कि समन उसको ड्यूली सर्व हुआ और वो नहीं आया, तो फैमिली कोर्ट क्या करेगी, प्रोसीड एक्स पार्टी कर देगी, एक तरफा कर देगी कार्रवाई। और अगर ये बात साबित हो जाए कि समन जो है वो वाकई ड्यूली सर्व नहीं हुआ तो अदालत उसको दोबारा फ्रेश समन जारी कर देगी। कहता है इन एनी केस इन विच अ डिग्री इज पास्ट एक्स पार्टी, कहता है अगर किसी सूरत में, अगर इन एनी केस, कहता है किसी केस में, अगर किसी भी सूरत में अगर तो जो फैसला है वो एक तरफा हो गया है मुद्दा ले के ख़िलाफ़, तो वो क्या करेगा, ही में अप्लाई टू द कोर्ट, वो अदालत से रजू करेगा ऑन रीज़नेबल ग्राउंड, जो भी उसका रीज़नेबल ग्राउंड होगी कि वो किस वजह से नहीं आ सका, वो अपना डिले टाइम बताएगा, लिमिटेशन टाइम के अंदर वो बताएगा कि अगर तो जी मेरा रीज़नेबल ग्राउंड मेरा बनता है जी कि मुझे नहीं था नॉलेज या मेरे तक नोटिस नहीं पहुंचा, तो अदालत उसकी रीज़नेबल ग्राउंड को कंसीडर करते हुए एक्स पार्टी प्रोसीडिंग को विकेट भी कर सकती है। अच्छा जी, अंडर सेक्शन 10 प्री ट्रायल प्रोसीडिंग। अच्छा जी, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग और ट्रायल प्रोसीडिंग वो होती है, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग बेसिकली वो तमाम तर प्रोसीडिंग होती है जो एविडेंस से पहले होती है। जब आप एविडेंस कोर्ट जब इशू फ्रेम करके दावे को ट्रांसफ़र कर देती है ट्रायल कोर्ट में, तो वो तमाम तर प्रोसीडिंग जो ट्रायल कोर्ट करती है उस प्रोसीडिंग को कहेंगे ट्रायल प्रोसीडिंग। कहता है व्हेन अ रिटन स्टेटमेंट इज फाइल द कोर्ट शैल फिक्स एन अर्ली डेट फॉर प्री ट्रायल हेयरिंग ऑफ द केस। कहता है जब जवाब दावा मुद्दा लेके जानिब से दायर कर दिया जाएगा तो अदालत क्या करेगी, जल्द अज जल्द प्री ट्रायल हेयरिंग को करेगी। क्या करेगी, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग को करने के लिए वो सबसे पहले जो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको वो मद्देनज़र रखते हुए उसने क्या करना है, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग करनी। वो कैसे करनी, वो प्लेट को पहले एग्जामिन करेगी, एविडेंस को देखेगी, डॉक्यूमेंट जो पार्टीज़ ने फ़ाइल किए हैं उनको देखेगी, दोनों पार्टीज़ के काउंसिल को सुनेगी, उन दोनों के पॉइंट एट इशू देखेगी, दोनों के बयान में कहाँ पर यकसानियत है कि ये जो इशू है इसको डिस्कस करना चाहिए। तो कोर्ट क्या करेगी, उन दोनों का पॉइंट एट इशू देखेगी। फिर कोर्ट ये देखेगी क्या इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है कि नहीं। अगर दोनों पार्टीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ और रिकन्सिलिएशन पॉसिबल नहीं है तो कोर्ट क्या करेगी, शैल फ्रेम द इशू इन अ केस एंड फिक्स अ डेट फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस। अगर दोनों पार्टीज़ के माबैन कोई भी रिकन्सिलिएशन नहीं होगी तो अदालत क्या करेगी, इशू फ्रेम कर देगी जो उस दावे की यकसानियत को देखते हुए कि इन दोनों का सेम मसला क्या है, तो ताकि अदालत उस इशू को उठाकर उसको मेंशन कर देगी फ्रेमिंग ऑफ इशू के अंदर कि इन दोनों ने ये चीज़ें प्रूव करनी है। और फिर क्या करेगी, एक डेट फिक्स कर देगी कि जी दोनों प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इस पॉइंट एट इशू के ऊपर शहादत दें अपनी। अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस होगी ऑन अ डेट फिक्स, फैमिली कोर्ट में एग्जामिन द विटनेस प्रोड्यूस बाय द पार्टी। फैमिली कोर्ट क्या करेगी, एग्जामिन करेगी विटनेस को जो पार्टीज ने प्रोड्यूस किए होंगे। द कोर्ट शैल नॉट कोर्ट किसी भी
विटनेस को समन नहीं करेगी, लेकिन जब वो क्या करेगी, फ्रेमिंग ऑफ इशू कर देगी, तो विद इन 3 डेज वो आपको कहेगी जी कि आप अपना लिस्ट ऑफ विटनेस जमा कराएं और इनको तब 3 दिन के अंदर अंदर नोटिस जारी करें। द प्लेंटिफ शैल गिव देयर एविडेंस इन देयर ओन वर्ड, द विटनेस सॉरी शैल गिव देयर एविडेंस इन देयर ओन वर्ड्स, वो अपने ज़ुबान में अपनी एविडेंस देगा जो भी वो चाहता है देना। पार्टीज और देयर काउंसिल में फर्दर एग्जामिन, पार्टीज़ के जो काउंसिल है वो में फर्दर क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, क्रॉस एग्जामिन करेंगे, री एग्जामिनेशन करेंगे। पार्टीज़ क्या करेगी, सॉरी फैमिली में फॉरबिड एनी क्वेश्चन विच इज़ रिगार्डेड इंडिसिडेंट, स्कैंडुलस और फ्रिवोलस। अदालत माप जो है वो क्या करेगी, उन तमाम सवालात को निकाल देगी या उन चीज़ों से रोकेगी जो क्या करेंगे, किसी की तस्लील करते होंगे। फैमिली कोर्ट क्या करेगी, ऐसा भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन विटनेस के सामने पेश कर सकती है जो क्या हो कि उस मटेरियल ऑफ द केस, जो भी वो दावा उन्होंने दायर किया हुआ है उस पर मटेरियल जो भी उनके फैक्ट्स हैं उसके ऊपर क्या करें, सच्चाई को जानने के लिए जो भी क्वेश्चन पुट अगर अदालत फैमिली कोर्ट करना चाहे तो वो कर सकती है। फैमिली कोर्ट क्या कर सकती है, मैं परमिट द एविडेंस ऑफ एनी विटनेस टू बी गिवन बाय द मीन ऑफ एफिडेविट। अदालत क्या करेगी, जो भी बयान दिया जाएगा उसको परमिट करेगी, उसको टेकअप करेगी बाय द मीन ऑफ एफिडेविट, एज अ बयान हल्फी लेगी उनसे वो बयान, प्रोवाइडेड दैट इफ़ द कोर्ट डीम फिट, अगर अदालत बेहतर समझे, में कॉल सच विटनेस फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन सब सेक्शन 3। तो हमने जो सब सेक्शन 3 में पढ़ा कि अगर तो अदालत को लगे फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द सब सेक्शन 3 तो वो करना चाहे तो वो कर सकती है। क्या कर सकती है, एग्जामिन कर सकती है, क्रॉस एग्जामिन कर सकती है, री एग्जामिन कर सकती है, जो भी अदालत को बेहतर लगे, नेसेसरी लगे फॉर द पर्पस ऑफ द इलूसिडेशन ऑफ एनी पॉइंट, वो किसी भी मैटर पे क्वेश्चन भी पुट कर सकती है। वो चाहे तो कह सकती है कि जी आप इनके बयान पे क्रॉस करें या री एग्जामिन करें। तो सेक्शन 11 फैमिली कोर्ट ऑर्डिनेंस इस हवाले से बेहद अहम है। अच्छा जी, सेक्शन 12 कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल कैसे हो गया था, आफ्टर द क्लोज ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ साइड द फैमिली कोर्ट शैल मेक अनदर एफर्ट टू इफेक्ट अ कॉम्प्रोमाइज रिकंसिलिएशन बिटवीन द पार्टीज। कहते हैं दोनों की जानिब से जब शहादत को क्लोज कर दिया जाएगा तो अदालत में आप क्या करेगी, एक बार फिर रिकंसिलिएशन की कोशिश करेगी दोनों पार्टीज़ के मबैन। अगर तो रिकंसिलिएशन इज़ नॉट पॉसिबल द फैमिली कोर्ट शैल अनाउंस द जजमेंट एंड गिव अ डिक्री, तो अदालत क्या करेगी, फैसला सुना देगी और उसके ऊपर हुक्म सादिर कर देगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो इसके बाकी सेक्शन है 12A, बेसिकली 12A उन तमाम केसेस से रिलेटेड है कि उनको कितनी जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो कहते हैं कि जो खुला का दावा है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, उसको विद इन 4 मंथ्स जो है वो अदालतें आप क्या करेगी, डिसाइड करेगी। तो इंशाल्लाह इसके जो बाकी सेक्शन रह गए हैं ऑलमोस्ट 14, तो मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।